नमस्कार दोस्तों। आज मैं बीए पार्ट 2 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक इन्फ्लेशन एंड टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। मेरा नाम डॉक्टर नसीम अंसारी है। मैं डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स डीएवी पीजी कॉलेज सिवान में कार्यरत हूँ। आज का जो टॉपिक है इन्फ्लेशन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन्फ्लेशन का हिंदी अर्थ मुद्रास्फीति होता है और मुद्रास्फीति बहुत ही अहम रोल निभाता है अर्थव्यवस्था में। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, और इसके जानने के बाद फिर हम उसके बारे में और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पता करते हैं कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब यह होता है कि जब प्राइस लेवल में लगातार वृद्धि होते रहती है तो उसको हम मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। और इस लगातार वृद्धि की वजह से जो हमारे खरीदने की जो शक्ति होती है उसमें कमी आने लगती है। इसलिए इन्फ्लेशन को एक अच्छा इंडिकेटर खरीदने की शक्ति के हिसाब से नहीं माना जाता है। हालांकि इन्फ्लेशन बहुत ज़रूरी भी होता है अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि यह एक ऐसा कारक होता है जिससे उत्पादनकर्ताओं में किसी अच्छे प्राइस को पाने के लिए और अच्छे लाभ को कमाने के लिए वो उत्पादन करते रहना चाहते हैं। इन्फ्लेशन के जस्ट उल्टा एक चीज़ होता है डिफ्लेशन, जो यह दिखाता है कि कैसे प्राइस लेवल हम लगातार गिरते रहता है, जिसकी वजह से हमारे खरीदने की शक्ति जो है वो बढ़ने लगती है। इन्फ्लेशन को एक अर्थशास्त्री क्रॉथर ने इस तरह परिभाषित किया है कि इन्फ्लेशन इज ए स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग एंड द प्राइसेस आर राइजिंग। इसका मतलब यह हुआ कि इन्फ्लेशन वह अवस्था है जिसमें मनी का वैल्यू लगातार गिर रही होती है और मूल्य में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। इस मुद्रास्फीति को या इन्फ्लेशन को हम पाई से डिनोट करते हैं, और इस पाई को इस तरीके से लिखा जाता है पी टी माइनस पी टी माइनस 1, जहाँ पर पाई टी रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, पी टी करंट प्राइस लेवल है और पी टी माइनस 1 प्रीवियस पीरियड प्राइस लेवल है। यह इक्वेशन यह दिखाता है कि इन्फ्लेशन कैसे हम निकालते हैं, यानी कि दो पीरियड के बीच का मूल्यों के अंतर को हम निकालकर इन्फ्लेशन को पता लगा सकते हैं कि इन्फ्लेशन में कितनी वृद्धि हुई है। मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन दो प्रकार का होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन वह होता है जिसमें डिमांड के जरिए प्राइस में अगर वृद्धि होती है तो उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वह होता है जिसमें उत्पादन के कारकों में के मूल्यों में जो वृद्धि होती है उसकी वजह से उत्पादन के लागत में जो वृद्धि आ जाती है, उस वजह से जो मूल्य में बढ़ोतरी होती है उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इन दोनों को विस्तार पूर्वक हम पढ़ते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन वह होता है जब वस्तु का मांग वस्तु के सप्लाई से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि वस्तु की मांग जब वस्तु के सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगी तो उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि पूर्ण रोजगार की अवस्था में एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही हमारा जो डिमांड होगा वो सप्लाई से ज़्यादा हो जाता है। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन के क्या क्या कारक हो सकते हैं।
पहला होता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, दूसरा राइज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, तीसरा है इंक्रीजिंग पेस ऑफ अर्बनाइजेशन, चौथा है राइजिंग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और पांचवा है डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब पहला ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैसे हमारे डिमांड को प्रभावित करता है और डिमांड कैसे हमारे इन्फ्लेशन को प्रभावित करे, इस तरीके से कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ती जाती है उसकी वृद्धि के होने से मांग में भी वृद्धि होती रहती है और इस वृद्धि की वजह से क्या होता है, वस्तु के मूल्य में लगातार वृद्धि होना शुरू हो जाता है। दूसरा है राइज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, यानी रोजगार में वृद्धि और रोजगार में वृद्धि की वजह से जो आय में वृद्धि होती है। तो जब आय में वृद्धि होती है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का मांग करते हैं और उस मांग की वजह से हमारे क्या होता है, वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने लगती है। उसी तरह तीसरा है इंक्रीजिंग पेस ऑफ अर्बनाइजेशन। उसमें अर्बनाइजेशन क्या होता है कि जैसे शहरीकरण होने से क्या होता है कि गाँव से जो लोग शहरों में जाकर बस जाते हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है, जो रहन सहन का तरीका होता है वो बदलने लगता है और इस तरीके से वो ज़्यादा चीज़ों का खर्च करने लगते हैं और ज़्यादा खर्च करने से क्या होता है, वस्तुओं की मांग ज़्यादा बढ़ जाती है और इस तरीके से वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने लगती है। चौथा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में वृद्धि, यानी कि सरकार के खर्चों में वृद्धि। सरकार आए दिन क्या करती है, अपने खर्चे को बढ़ाती रहती है जिससे आम नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, जैसे सड़क पे खर्च, स्कूलों पे खर्च, हॉस्पिटल्स पे खर्च और तरह तरह के गवर्नमेंट का खर्चे होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों में आय की वृद्धि होने लगती है, लोगों का कमाने का जरिया बढ़ने लगता है और इस कमाने के जरिए के बढ़ने की वजह से क्या होता है, आप डिमांड में वृद्धि होती है। और एक चौथा होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग वो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम गवर्नमेंट जो होती है फाइनेंस अपने खर्चे को, एक्सपेंडिचर को डेफिसिट के जरिए, बोरोइंग के जरिए फाइनेंस कराती है और उस तरीके से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करती है और उस खर्चे की वजह से हमारा प्राइस लेवल कंटिन्यूसली बढ़ते रहता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन को चित्र के जरिए इस तरीके से दर्शाया गया है जिसमें यह दिखाया गया है कि एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से कैसे हमारा वस्तु के मूल्य में या प्राइस लेवल में कैसे बढ़ोतरी होती है। यह दिखाया गया है कि जो एग्रीगेट डिमांड है AD, वो डिमांड बढ़ने से AD1 हो जाता है, जो कि एग्रीगेट सप्लाई को E1 बिंदु पर काटता है। तो जो बढ़ा हुआ एग्रीगेट डिमांड है वो E1 बिंदु पर एग्रीगेट सप्लाई को काटता है और नया जो प्राइस है वो P1 होता है। तो इस तरह से प्राइस P से बढ़कर P1 हो जाता है, जो दिखाता है कि एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से हमारे प्राइस लेवल में बढ़ोतरी हो जा रही है। चित्र में यह दिखाया गया कि कैसे प्राइस जो है OP से OP1 हो जा रहा है और इस OP से OP1 होने की प्रक्रिया को ही हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। अब हम दूसरे जो इन्फ्लेशन का प्रकार है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इस वजह से होता है क्योंकि जो उत्पादन के कारक होते हैं उनके मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, रॉ मटेरियल्स में वृद्धि हो जाती है, रॉ मटेरियल्स के लागतों में, कॉस्ट में वृद्धि हो जाती है। उस वजह से क्या होता है कि इनपुट की प्राइसेस बढ़ जाती है और इस इनपुट के प्राइसेस बढ़ने से क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, उत्पादन का लागत होता है, वो बढ़ जाता है और इस वजह से क्या होता है कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और इस वृद्धि को ही हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है तो उस स्थिति में डिमांड का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, सारा का सारा रोल एग्रीगेट सप्लाई के जरिए निर्धारित किया जाता है और एग्रीगेट सप्लाई ही मुख्य कारक होता है वस्तु के मूल्य में और या प्राइस के बढ़ने में। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बढ़ने के क्या कारक हैं, वो इस प्रकार हैं। जो इनपुट कॉस्ट होता है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, एग्रीकल्चरल सप्लाई इरेगुलर होता है, जो अत्यावश्यक वस्तुएं होती है उनका होर्डिंग होने की वजह से होता है और एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस में बढ़ोतरी होने से होता है और औद्योगिक उत्पादन का अपर्याप्त उत्पादन होता है, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। और कैसे, जैसे इनपुट या रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट में वृद्धि हो जाएगी तो उत्पादन में वृद्धि हो जाती है और उस उत्पादन में वृद्धि की वजह से वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी और इस तरह से प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। एग्रीकल्चर सप्लाई इरेगुलर होता है। एग्रीकल्चर सप्लाई इरेगुलर अपने
देश में अपने अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कृषि जो है मुख्यतः मानसून पर आधारित होता है। और इस तरीके से क्या होता है, कभी उत्पादन ज़्यादा हो जाता है और कभी उत्पादन कम हो जाता है। तो जब उत्पादन कम होता है उसकी वजह से क्या होता है, उस चीज़ की मांग ज़्यादा रहती है और उत्पादन कम होता है, और इस वजह से वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और इस तरीके से प्राइसेस में लगातार वृद्धि होती रहती है। तीसरा है कि अत्यावश्यक वस्तुओं का होर्डिंग करने की वजह से भी हमारे मूल्य में वृद्धि होती रहती है। क्या होता है कि जो जरूरी और आवश्यक वस्तुएं हैं उसके लिए उसको क्या करते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने गोदामों में उन वस्तुओं को होल्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके आगे बेचकर। इस वजह से जो होर्डिंग होती है वो होर्डिंग की वजह से वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने लगती है। राइज इन एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस, जो एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस होती है, जो निर्धारित मूल्य होता है, उनमें भी कभी कभी बढ़ोतरी कर दी जाती है, जिस बढ़ोतरी की वजह से हमारे मूल्य में वृद्धि होती है। जो औद्योगिक उत्पादन होता है वो उसके उसका ग्रोथ होता है उसमें उतनी वृद्धि नहीं होती है जितनी हमारे देश में ज़रूरत होती है। और इस अपर्याप्त औद्योगिक उत्पादन की वजह से भी हमारा क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स जो होता है, सप्लाई जो होता है वस्तुओं का, वो अपर्याप्त होता है और इस अपर्याप्त सप्लाई होने की वजह से हमारे वस्तु के मूल्य में लगातार वृद्धि होती रहती है। इस तरह से हमारा ये 5 मुख्य कारक हैं जिससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को चित्र के जरिए इस तरीके से दर्शाया गया है, जिसमें चित्र में यह दर्शाया गया है कि एडी जो है एग्रीगेट डिमांड है और एएस जो एग्रीगेट सप्लाई है और AS1 जो है एग्रीगेट सप्लाई है, जो सप्लाई के कम होने की वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, यानी कि पहले से बाएं की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और यह जो नया जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जो AS1 है वो एग्रीगेट डिमांड को E1 बिंदु पर काटता है और नया जो प्राइस है वो P1 निर्धारित होता है। इस तरीके से यह दिखाया जाता है कि एग्रीगेट सप्लाई में कमी की वजह से क्या होता है कि वस्तु का मूल्य जो है P से बढ़कर P1 हो जा रहा है, और यह दिखा रहा है कि हमारे कैसे जनरल प्राइसेस में बढ़ोतरी हो रही है। इस तरह से यह चित्र दिखाता है कि कैसे हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। ये अब इन्फ्लेशन के बारे में इतना डिस्कस किया गया है कि 2 प्रकार बताए गए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन के क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई गई है। लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। यह होना चाहिए लेकिन एक लिमिट में होना चाहिए, ऐसा ना हो कि लगातार वृद्धि होते रहना चाहिए, लेकिन एक सर्टेन लेवल पे इसकी भी वृद्धि होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। अगर वैसा नहीं होगा तो लोगों में इंसेंटिव खत्म हो जाता है, किसी भी उत्पादन करने के जो चाहत होती है उसमें कमी आने लगती है अगर उनके मूल्य में वृद्धि नहीं होगी तो। इस वजह से इसका भी, इन्फ्लेशन का बढ़ना भी ज़रूरी माना जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था में। तो अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे विषयों पर, दूसरे टॉपिक पर अपनी राय रखूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।